हाय एवरीवन, दिस इज साजन गोयल। वेलकम बैक टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईबीएफ सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बैंक कंप्लायंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में होती है। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारी क्लासेस को एक्सेस करना बहुत ईजी है। हमारी क्लास को एक्सेस करने के लिए अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो आप प्ले स्टोर से आईबीएफ लर्निंग सेंटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अगर आप एक iOS यूजर है तो आप माई स्टोर डाउनलोड करके हमारी इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसके ऊपर हम क्लासेस और एग्जाम्स के रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो अपने डाउट्स इसी ग्रुप में क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल सी, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। उसका हमने पार्ट यूनिट 1, 2, 3 कवर किया। यूनिट 3 के अंदर हमने लास्ट सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को हमने डिस्कस करा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना अगला यूनिट, दैट इज द कैपिटल एडिक्वेसी। हमने काफी बार डिस्कस करा कि कुछ रेशियोज हमें मेंटेन करके रखनी है। कैपिटल एसेट, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल के बारे में सुना, कैपिटल फंड्स क्या होते हैं उसके बारे में सीखा, बट उनको कैलकुलेट कैसे करना है वो आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले, सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है। इसके अंदर सबसे पहले तो बेसल 3 के मेजर्स कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। बेसल 1 टू बेसल 3 जो कमेटी थी उसके अंदर हमने ट्रांजेक्शन कैसे करा, बेसल 1 के जो नॉर्म्स थे उससे बेसल 3 के नॉर्म्स तक हम कैसे पहुंचे, इंडिया के अंदर ये सब कैसे हुआ। उसके बाद जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसकी गाइडलाइंस, उसका पार्ट ए पढ़ेंगे। कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट रिस्क को कवर करेंगे। कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क एंड सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे पार्ट बी ऑफ द कैपिटल एजुकेसी, गाइडलाइंस फॉर द एसआरईपी ऑफ द आरबीआई एंड द आईसीएएपी ऑफ बैंक। उसके बाद मार्केट डिसिप्लिन के बारे में सीखेंगे। कैपिटल कंजर्वेशन बफर फ्रेमवर्क क्या है उसके बारे में देखेंगे। लेवरेज रेशियो फ्रेमवर्क उसको डिस्कस करेंगे। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर फ्रेमवर्क एंड एसेट लायबिलिटीज मैनेजमेंट को हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के अंदर थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। बेसल 1 बेसल 2 करके कुछ कमेटीज बनी। उन्होंने बेसल 1 और बेसल 2 के फॉर्म के अंदर नॉर्म्स निकाले। उनका पर्पस क्या था कि बैंकिंग रेगुलेटर्स को प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करना, ताकि ग्लोबली जो बैंकिंग स्टैंडर्ड्स हो उनको फॉर्मलाइज किया जा सके, एक ही लाइन के अंदर लेकर आ जा सके। बेसल 2 जून 2004 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, इनका पर्पस क्या था कि ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करना। ग्लोबल स्टैंडर्ड किसका, कि जो रेगुलेटर्स है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर सके कि एक बैंक के अंदर कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसका मेन क्या था, मेन गोल क्या था कि सफिशिएंट कैपिटल को हम सेट असाइड करें ताकि जो बैंकिंग में आने वाले फाइनेंशियल रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, उनको मिटिगेट किया जा सके। ठीक है, जो बेसल 2 जिन्होंने बनाई थी उनका ये मानना था कि जो बेसल 2 है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को के लिए एक सेफगार्ड की तरफ वर्क करती है। सेफगार्ड किसकी तरफ, रिस्क एक्सपोजर की तरफ, कि रिस्क को कम से कम करने में जो बेसल 2 फ्रेमवर्क्स है वो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, बेसल 2 की रिक्वायरमेंट्स क्या थी। बेसल 2 क्या कहता है बैंक्स को कि अपने रिस्क को मैनेज करो। एक कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो थी वो मिनिमम आपको इतनी मेंटेन करनी है। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थी विद रिगार्ड्स टू देयर लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज थी, कि अगर आप लैंडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप इतना पोर्शन या इतनी रेशियो से ज्यादा नहीं करोगे, इतना अपने पास कैपिटल क्या रखोगे, उसके अगेंस्ट मेंटेन रखोगे। बट 2008 के अंदर क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आए। फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि बेसल 2 के जो फ्रेमवर्क है वो उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, काफी ज्यादा हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बेसल 2 को चेंज करके नए हम स्टैंडर्ड्स लेके आए। एक नई कमेटी फॉर्म हुई। पुरानी कमेटी ने, जो कि बेसल कमेटी जिसको बोलते हैं, उन्होंने नए रिफॉर्म्स निकाले जिसका नाम रखा गया बेसल 3 रिफॉर्म्स। ठीक है, अभी प्रेजेंटली बेसल 3 फॉर्म्स ही सबसे लेटेस्ट हैं, वही अभी सभी बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बेसल 3 रिफॉर्म्स ही अभी चल रहे हैं। ओके, बेसल 3 फॉर्म्स ने बेसिकली क्या किया, बेसल 1 और बेसल 2 के अंदर फ्रेमवर्क के अंदर जो कमियां थी उसको देखा और उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए अपने अंदर इसने क्या करे, रिफॉर्म करे। जो बेसल 3 रिफॉर्म्स थे वो कब इंट्रोड्यूस किए गए, दिसंबर 2010 के अंदर। इंडिया ने इसको साथ के साथ अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि इंडियन बैंकिंग सेक्टर का सिस्टम अलग है, हर कंट्री का सिस्टम अलग है। तो एक प्रॉपर हम एक टाइमलाइन भी पढ़ेंगे किस तरीके से बेसल 3 रिफॉर्म्स लाए गए, किस तरीके से ट्रांजिशन पीरियड जो बेसल 2 से हमने बेसल 3 के अंदर है वो किस तरह से हुआ, वो भी हम आगे क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। बेसल 3 जो फ्रेमवर्क था उसका पर्पस क्या था कि जो बैंक है उनको मोर रिजिलियंट बनाया जाए। मोर रिजिलियंट किसकी तरफ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तरफ। रेजिलियंट होने का मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर है वो क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके।
तो बेसल 3 आने का पर्पस क्या था कि ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आए जिससे जो बैंकिंग सिस्टम है एंड जो बैंक है वो स्ट्रांग हो सके और उनमें जो रिस्क के चांसेस है वो कम हो जाए। लाइक जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 के अंदर, वैसी सिचुएशंस दोबारा ना हो, वैसा दोबारा फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। ठीक है। रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस इशू करी कि किस तरीके से बेसल 3 की जो कैपिटल रेगुलेशन है वो इंडिया के बैंक्स को एप्लीकेबल होगी। इंडिया के अंदर इनको एप्लीकेबल करने के लिए फेजेस का सहारा लिया गया, मतलब एक साथ नहीं इंप्लीमेंट किया गया, कुछ फेजेस के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। तो हमने टोटल जो अपना टारगेट रखा वो हमने टारगेट रखा था 6 साल का, कि अप्रैल 1 2013 से शुरू हुए एंड जो टारगेट दिया गया दैट वाज कि हम जो अपनी जो फेज है जिसके तहत हमने बेसल 3 की कैपिटल रेगुलेशन को फॉलो करना है वो हम इन 6 साल के अंदर 6 फेजेस के अंदर क्या करेंगे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। वो कब से कब तक का फेज हमने डिसाइड किया था, अप्रैल 1 2013 से 31 मार्च 2019 तक, कि हम इसके अंदर जो है फुल इंप्लीमेंटेशन क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। जो बेसल 3 है वो बेसिकली बेसल 1 और बेसल 2 के जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके ऊपर ही बेस है, बट उसने क्या किया, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए उस पर क्या किया, ज्यादा फोकस किया। ठीक है। अब हमारा पहला टॉपिक जो शुरू हो रहा है दैट इज द ऑब्जेक्टिव/एम्स ऑफ द बेसल 3 मेजर्स, कि बेसल 3 के अंदर जो रिफॉर्म्स है उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था और उनके एम्स क्या थे। तो बेसल 3 जो मेजर था उसने जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया, उसने किस किस चीजों पे ध्यान दिया, एक तो माइक्रोप्रूडेंशियल रेगुलेशंस एंड मैक्रोप्रूडेंशियल रेगुलेशंस। ठीक है। माइक्रोप्रूडेंशियल रेगुलेशंस क्या है, ऐसी रेगुलेशंस जो फोकस किस पे करती हैं, ताकि जो इंडिविजुअल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसका रेजिलियंस बढ़ाया जा सके, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, एंड सिमिलरली माइक्रो जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन है वो किस पे फोकस करती हैं, एक इंडिविजुअल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पे। वैसे ही मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो किस पे फोकस करता है, पूरे सिस्टम वाइड रिस्क पे, कि प्रॉपर पूरे बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं उन चीजों को ध्यान देना। सो बेसिकली क्या किया बेसल 3 मेजर ने, छोटी चीजों को भी उठाया और बड़ी चीजों पे भी साथ के साथ फोकस किया, ताकि जो रेगुलेशंस हैं, जो इंप्लीमेंटेशन है वो क्या हो सके, इजी हो सके, प्रॉपर हो सके। बेसल 3 के अंदर कैपिटल बफर्स का सहारा लिया गया। कैपिटल बफर्स को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक होते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड द सेकंड इज काउंटर साइक्लिकल बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर इज बेसिकली कि आपने अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट नॉर्मली बेसिस पे ही लगा के रखना है, बचा के रखना है, उसको एज अ बफर की तौर पे रखना है, दैट इज कैपिटल कंजर्वेशन बफर। सेकंड इज काउंटर साइक्लिकल बफर, कि इन केस मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपको कुछ बफर अपने पास रखने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, ताकि जो साइकिल एक शुरू होता है फाइनेंशियल क्राइसिस को, उसको रोका जा सके। तो उसके लिए जो हम बफर क्रिएट करते हैं या अपने पास रखते हैं दैट इज नोन एज काउंटर साइक्लिकल बफर। काउंटर मतलब रोकना, साइकिल मतलब जो साइकिल शुरू होता है, बफर मतलब एडवांस में पैसा अपने पास रखना, कि उन जो एक साइकिल शुरू हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए जो अपने पास पैसा रखा गया दैट इज काउंटर साइक्लिकल बफर। तो कैपिटल बफर्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट वन इज कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड सेकंड इज काउंटर साइक्लिकल बफर। तो जो कैपिटल बफर है वो एक इंडिविजुअल बैंक के लिए तो आते नहीं है, वो किसके लिए आते हैं, पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए आते हैं। तो ये किसका पार्ट बन जाते हैं, मैक्रोप्रूडेंशियल एस्पेक्ट का। जैसे बेसल 3 में हमने क्या कहा कि उसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज माइक्रोप्रूडेंशियल, सेकंड इज मैक्रोप्रूडेंशियल। तो जो कैपिटल बफर वाला पार्ट है वो किसका पार्ट बन जाता है, मैक्रो बफर एस्पेक्ट का पार्ट बन जाता है। ओके। इन जो भी ये हमारे कैपिटल बफर्स हैं इनका बेसिक पर्पस क्या है, कि अब कैपिटल कंजर्वेशन, ताकि बैंकिंग सेक्टर को प्रोटेक्ट किससे करना, ताकि वो ज्यादा क्रेडिट ना दे एंड जो भी उनके सिस्टमेटिक रिस्क है उसको क्या किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। ओके ठीक है। सो हम अगर सम अप करें तो जो हमारे बेसल 3 मेजर्स हैं उनका बेसिक एम क्या है, एक तो बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी को बढ़ाना। एबिलिटी बैंकिंग सेक्टर की किस चीज की, कि इन केस कोई भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस आता है उससे जो भी शॉक आ सकते हैं उसको अब्जॉर्व कर सकें। सो बेसिकली इट एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर। तो उनके जो शॉक अब्जॉर्बर्स हैं उनकी एबिलिटी बढ़ा देना, कि अगर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स सपोज कुछ क्राइसिस आता है उसकी वजह से देर आर चांसेस कि बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर उनके पास पहले से ही कैपिटल बफर्स है तो वो क्या है, उस नुकसान को इजिली झेल पाएंगे, इजिली क्या कर पाएंगे, मिटिगेट कर पाएंगे। तो क्या करता है ये मेजर एम क्या हुआ, improve the banking sector's ability to absorb the shocks. सेकंड इज बैंक्स के अंदर गवर्नेंस लेके आना एंड रिस्क को क्या करना, मैनेज करना। थर्ड, बैंकिंग के अंदर डिस्क्लोजर देना। डिस्क्लोजर से क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर की क्या बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सो सम अप करने के लिए, एक तो जो भी शॉक्स अराइज हो सकते हैं आउट ऑफ द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए, उसकी ऑब्जॉर्व करने की एबिलिटी को बढ़ाना। बैंक्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस को इंप्रूव करना। बैंक के अंदर डिस्क्लोजर लेके आना, ताकि जो बैंक के फंक्शन है वो ट्रांसपेरेंट हो सके और उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी को क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। ठीक है। सो बेसल 3 जो रिक्वायरमेंट्स थी उनका इंडियन बैंक्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं।
ठीक है। बेसल थर्ड जो गाइडलाइंस थी उसको इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया जैसे जैसे आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करी। बट इस बेसल थर्ड रिक्वायरमेंट्स को इंप्लीमेंट करना सिर्फ बैंक्स के लिए नहीं बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। रीजन मीन अगर हमने बेसल थ्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है तो इंडियन बैंक्स को उस टाइम पे ये एस्टिमेट लगाया गया था कि इंडियन बैंक को 2020 तक कितने पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, 6 लाख करोड़ रुपीस उनको एक्सटर्नल बोरिंग करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल कैपिटल के बेस के तरह से उन्हें क्या करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा। एक उस टाइम पे जब हम देख रहे थे कि बेसल थ्री को इंप्लीमेंट करना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि पैसा बहुत चाहिए था। बट जो एक चीज इंडियन बैंकिंग सिस्टम के फेवर में थी वो ये थी कि जो काफी बैंक्स थे हिस्टोरिकली उन्होंने अपने पास जितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पहले डिफाइन की गई थी उससे ज्यादा ही वो पैसा अपने पास रखते थे। तो सिर्फ ये एक ही फंडामेंटल था जो हमारे फेवर में जा रहा था उस टाइम के ऊपर जब हम बेसल थ्री अप्लाई करने की बात कर रहे थे 2013 के अंदर। ओके, सो अब हम पढ़ने वाला है ट्रांजिशन फ्रॉम बेसल वन टू बेसल थर्ड कि सबसे पहले बेसल वन रिफॉर्म्स आए, बेसल वन को चेंज करके क्या आया, बेसल टू आया, बेसल टू को चेंज करके क्या आया, बेसल थ्री आया। सो इट वाज अ ट्रांजिशन फॉर्म कि बेसल वन से हम बेसल टू में मूव हुए, बेसल टू से हम किस में मूव हुए, बेसल थ्री में। तो ट्रांजिशन फीस किस तरीके से वर्क करा हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, जो बेसल वन था वो सिर्फ किस पे फोकस कर रहा था कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए एक बैंक के अंदर। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ बेसल वन फ्रेमवर्क किस पे डील करता था, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। उसको इंप्रूव करने के लिए क्या लेके आया गया, बेसल टू। बेसल टू फ्रेमवर्क ने क्या किया, एक तो मिनिमम कैपिटल अप्रोच को तो पकड़ा ही पकड़ा, उसके साथ एडिशनल एरियाज भी उसने पकड़े। एडिशनल एरियाज कौन से, फर्स्ट वन इज सुपरविजन, सेकंड वन इज मार्केट डिसिप्लिन। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बेसल टू का फ्रेमवर्क था उसने बेसल वन के फ्रेमवर्क को उठाया, उसके अंदर दो चीजें ऐड करी और एक नया फ्रेमवर्क बना लिया। सो बेसल टू फ्रेमवर्क, बेसल अप्रोच, उसके आगे 3 पार्ट्स बने। एक तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो इसने किससे उठाया, बेसल वन से। ठीक है, मार्केट डिसिप्लिन उसने अपना ऐड करा और एक उसने सुपरविजन ऐड करा। ठीक है, जो मार्केट डिसिप्लिन है दैट इज पिलर नंबर 3 एंड जो सुपरविजन है दैट इज पिलर नंबर 2। पिलर नंबर 2 हम याद रखेंगे, रीजन मीन कुछ आगे रेफरेंसेस आएंगी। पिलर 2 के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिलर 1 वही कि आपको रिस्क सेंसिटिव एरियाज के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अरेंज करनी है। ठीक है, पिलर 2 दैट इज सुपरविजन कि आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की क्या करनी है, रिव्यू टाइम टू टाइम करते रहना, उसको क्या करना, सुपरवाइज करते रहना। सुपरवाइज करेगा कौन, सुपरवाइजिंग अथॉरिटी। सुपरवाइजिंग अथॉरिटी को टाइम टू टाइम पे उसका क्या करना है, रिव्यू करना है। पिलर 3 क्या था, मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन बेसिक क्या कहता है कि आप बैंकिंग सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो। अगर बैंकिंग सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, सब कुछ पब्लिक को शो होने लग जाएगा, तो मार्केट डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो पिलर नंबर 3 के अंदर बेसिकली क्या किया गया, डिस्क्लोजर्स बढ़ा दिए गए ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर दिया जा सके। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पिलर नंबर 2 दैट इज सुपरविजन। ठीक है, हमने जो ये 3 पिलर्स पढ़े, इन 3 पिलर्स में ना आप एक चीज ये कॉमन देखोगे, इन 3 पिलर्स का जो सेंट्रल मेन पॉइंट है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल प्लैंक इनका क्या हुआ था, रिस्क मैनेजमेंट। कैसे, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्यों आई कि आप अपने पास कुछ पैसा साइड रखो ताकि इनकेस कोई क्रेडिट रिस्क आता है, कोई फाइनेंशियल रिस्क आता है, कोई ऑपरेशनल रिस्क आता है, उसके साथ क्या करा जा सके, डील करा जा सके। सुपरविजन हम क्यों लेके आए कि हमने जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस लगाया कि आप वो सही तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, उसका फेलियर का रिस्क ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेके आए, सुपरविजरी रिव्यू। मार्केट डिसिप्लिन, कोई कैपिटल मार्केट का रिस्क ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लेके आए, मार्केट डिसिप्लिन। ओके, सो इनका जो मेन फैक्टर है सेंट्रल बैंक, हम किसको बोल सकते हैं, रिस्क मिटिगेशन को, कि रिस्क को कम से कम करना। ओके, सो अब हम कुछ जो बेसल 2 के डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने पिलर 2 जो कि सुपरविजन था, सुपरविजन रिव्यू प्रोसेस, उसके कुछ 4 प्रिंसिपल्स बताए, 4 की प्रिंसिपल बताए जिसके ऊपर ये पिलर 2 बेस्ड था। वो प्रिंसिपल क्या क्या है, सबसे पहले तो बैंक्स के पास अपना इंटरनल कैपिटल एडिक्विटी असेसमेंट प्रोसेस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ICAAP, वो बैंक्स का अपना एक इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल सिस्टम होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो अपनी इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी को एक्सेस कर सके। सेकंड, जो भी सुपरवाइजर्स होंगे उनकी क्या ड्यूटी है, उनको जो इस प्रोसेस के तहत जो भी असेसमेंट्स हुई हैं या जो भी स्ट्रेटेजीज हुई हैं उनको क्या करना है, रिव्यू करना है और इवेल्युएट करना है। एंड इन केस कोई उनको लगता है कि इनके अंदर कोई भी ब्रीच हुई है, कोई भी नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो इन केस कोई सुपरविजरी एक्शन की नीड है तो उनको क्या करना है, कोई वो सुपरविजरी एक्शन लेना है। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल, जो कि सुपरवाइजर है वो बैंक से ये एक्सपेक्ट करता है कि जितनी उनकी मिनिमम रेगुलेटरी लिमिट है वो उस लिमिट से ज्यादा ही अपने पास क्या रख रहे हो, कैपिटल होल्ड करके रख रहे हो। ठीक है, फोर्थ, सुपरविजन सुपरवाइजर है उनको एक्चुअली ब्रीच होने तक का टाइम तक वेट नहीं करना है, उनको पहले अर्ली स्टेज पे ही इंटरवेन कर लेना। रीजन बीइंग, अगर आप ब्रीच होने तक का वेट कर रहे हो तो मतलब देयर आर चांसेस कि आपको नुकसान हो, तो आपने तब तक का वेट करना ही नहीं है जब तक कि नुकसान होने के चांसेस हो।
के बदले आपने अर्ली स्टेज के अंदर ही इंटरवेन करना है, ताकि जो रिस्क है उसको मिनिमम करा जा सके। मिनिमम करना कैसे है कि अगर हमें जैसे लाइक फॉर एग्जांपल लग रहा है कि जो हमारी कैपिटल है वो मिनिमम लेवल से गिरने वाली है, तो हमने वेट नहीं करना कि वो गिरे तब हम इंटरवेन करेंगे। सुपरवाइजर्स को पहले इंटरवेन करना, ताकि ये सिचुएशन ही ना है कि कैपिटल मिनिमम लेवल से गिर जाए, ठीक है। और इन केस ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी रेमेडियल एक्शन की जरूरत है तो सुपरवाइजर को क्या इंश्योर कराना है कि वो रैपिड रेमेडियल एक्शन लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्शंस फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेसल 3 फ्रेमवर्क ने क्या दिया, बेसिकली क्या किया कि जो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बैंक की, उसके अंदर वो किस किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। उन्होंने बेसिकली हमें ये नहीं एक स्ट्रिक्ट मेजर नहीं दिया कि आपने इसी तरीके से ही अडॉप्ट करना है मेजर। रीजन बीइंग हर बैंक का जो फ्रेमवर्क है वो अलग होता है, हर बैंक का पोर्टफोलियो अलग होता है, हर बैंक की सिचुएशन अलग होती है, ओके। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, हमारे पास 3 ऑप्शन दी कि आपके पास ये 3 ऑप्शन है, इन ऑप्शंस के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो। तो वो 3 हमें ऑप्शंस क्या की थी। फर्स्ट वन वाज स्टैंडर्ड अप्रोच, सेकंड वन वाज फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच एंड द थर्ड वन वाज एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। सो 3 अप्रोचेस दी गई। एंड सिमिलरली जब हमने रिस्क को कंप्यूट करना है कि ऑपरेशनल रिस्क के को मिटिगेट करने के लिए हमें कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी उन्होंने हमें 3 मेथड दिए। 3 मेथड कौन से, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच एंड एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। ये क्या है हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ सिर्फ नाम ही पढ़ रहे हैं, ओके। तो हमारे पास 3 ऑप्शन दी गई, ठीक है। जो ये ऑप्शंस थी वो बेस किस पे थी, इंक्रीज रिस्क सेंसिटिविटी पे, कि बेसिकली जिस बैंक की जितनी रिस्क सेंसिटिविटी है उसके हिसाब से वो अपने क्या कर सकता है, मेजर अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। बैंक्स अपने अकॉर्डिंग जो भी उनके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच हो उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई उनपे मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही अप्रोच ही करनी है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इस चीज की इंप्लीमेंटेशन कैसे हुई। 2009 के अंदर, जुलाई 2009 के अंदर शेड्यूल लाया गया कि किस तरीके से हम इस चीजों को क्या करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इसके अंदर हमने टारगेट रखा कि मार्च 2014 तक हम क्या कर लेंगे, इस चीज को पूरी तरह इंप्लीमेंट कर लेंगे। बैंक्स के पास ऑप्शन थी कि आप इन अप्रोचेज में से, जो हमने अभी अप्रोचेज डिस्कस करी, इन अप्रोचेज में से कोई भी अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हो, बट उस अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए आपको क्या लगेगी, पहले आरबीआई की अप्रूवल लगेगी, ठीक है। उसके लिए हम देख रहे हैं माइग्रेशन प्रोसेस। माइग्रेशन प्रोसेस इज बेसिकली जब हमने अपनी अप्रोच को, पुरानी अप्रोच को एडवांस अप्रोच से चेंज करा, तो वो प्रोसेस किस तरीके से फॉलो हुई। सबसे पहले तो बैंक्स ने अपने आप को इंटरनल असेस करना है कि हम कितने प्रिपेयर हैं कि हम अपनी जो प्रोसेसेस है उसको बेसिक से एडवांस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर तो वो प्रिपेयर्ड है तो ही वो शिफ्ट कर पाएंगे, अगर वो प्रिपेयर्ड ही नहीं तो शिफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सेकंड, अगर वो प्रिपेयर्ड है तो सबसे उन्होंने क्या करना है, बोर्ड की मीटिंग के अंदर डिसाइड करना है, बोर्ड की अप्रूवल लेनी है कि क्या हमें किसी एडवांस अप्रोच की तरफ मूव करना है या नहीं करना, ठीक है। अगर अप्रूवल मिल जाती है तो बैंक्स ने क्या करना है, एक सुटेबल डेट बतानी है कि हम इस डेट से अपनी जो एडवांस अप्रोच है उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बट इंप्लीमेंटेशन से पहले उन्हें क्या लेनी है, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई ही उन्हें क्या करेगी, लेनी पड़ेगी। सो बेसिकली माइग्रेशन प्रोसेस किस तरीके से वर्क करी। सबसे पहले खुद देखो कि क्या तुम रेडी हो। हाँ, अगर रेडी हो तो अपने बोर्ड से अप्रूवल लो कि हम एडवांस अप्रोच में जाना चाहते हैं, क्या हम जाए या नहीं। सबसे पहले अगर मैं रेडी हूँ तो किसके पास गया, बैंक बोर्ड के पास, कि क्या आप मुझे अप्रूवल देते हो। अगर बोर्ड अप्रूवल देता है तो मैं किसके पास जाऊंगा, आरबीआई के पास, कि मुझे बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। फिर मैं आरबीआई से अप्रूवल ले रहा हूं कि मुझे आप बोर्ड से अप्रूवल मिल गई, आप मुझे अप्रूवल दे दो। एंड अगर आरबीआई अप्रूवल दे देता है तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, बैंक्स ने क्या करना है, डेट चूज करने की, इस डेट से हम क्या कर रहे हैं, अपनी एडवांस अप्रोच को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगला हमारे पास निकल के आता है जो हमारी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, उनके रिगार्डिंग क्या क्या गाइडलाइंस हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वही बेसल 3 रिफॉर्म्स आए ताकि जो शॉक्स आ सकते हैं, उनको शॉक्स पैदा हो सकते हैं, उनको क्या किया जाए, अब्जॉर्ब कर सके। शॉक्स अब्जॉर्ब होंगे तो रिस्क ऑफ स्पिल मतलब कोई भी रिस्क है जो फाइनेंशियल सेक्टर पे आ सकता है, उसको क्या कर सकते हैं, हम मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फ्रेमवर्क लाया गया जिसका नाम रखा गया बेसल थर्ड, जिसका पूरा नाम है बेसल थर्ड, अ ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रेजिलिएंट बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स, जिसको हम शॉर्ट के अंदर बेसल थर्ड कैपिटल रेगुलेशंस कहते हैं। और ये कब लाया गया, दिसंबर 2010 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। जो हम यहाँ पढ़ रहे थे ना कि इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल लाया गया इन जुलाई 2009, इट वाज अबाउट द बेसल 2 कि किस तरीके से बेसल 2 की रिक्वायरमेंट्स को हम फॉलो करेंगे। लेकिन बट फिर 2010 के अंदर क्या इंट्रोड्यूस हो गया, बेसल 3। बेसल 3 जो फ्रेमवर्क था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे कि जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत करना, ठीक है। कैपिटल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, इंटरनेशनल कंपनसेशन स्टैंडर्ड्स उनको स्ट्रॉन्ग करना ताकि जो रिस्क टेकिंग है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। उसके अलावा ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट को इंप्रूव करना, ठीक है। टू क्रिएट मोर पावरफुल टूल्स टू होल्ड लार्ज ग्लोबल फर्म्स टू अकाउंट फॉर रिस्की दे टेक, कि बेसिकली
जो लार्ज ग्लोबल फर्म्स है उनके साथ रिस्क हैं जो वो काफी ज्यादा एसोसिएट होते हैं, तो उनको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए पावरफुल क्या टूल्स क्या करना, प्रोवाइड करना। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेसल 3 फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके अंदर बेसल 3 को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वही माइक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन जो इंडिविजुअल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पे फोकस करता है, मैक्रो प्रूडेंशियल फोकस जो एज अ पूरा सिस्टम वाइड रिस्क को फोकस करता है जो कि बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हैं। की ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेसल 3 जस्ट हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कैपिटल बढ़ाना, रिस्क कवरेज ऑफ कैपिटल फ्रेमवर्क को एक्सपैंड करना, इन लेवरेज रेशियो को इंट्रोड्यूस करना एंड रिस्क बेस्ड कैपिटल मेजर को रोकना। ठीक है, उसके अलावा जो हमने पिलर 2 या पिलर 3 पढ़े थे, जिसके अंदर पिलर 2 वाज द अबाउट द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन या पब्लिक डिस्क्लोजर, उसको क्या करना, एनहांस करना, उसको और ज्यादा इंप्रूव कर देना। सो दिस वाज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेसल 3। वही बेसल 3 के अंदर वही कैपिटल बफर्स का यूज करना। कैपिटल बफर्स के अंदर कौन कौन से हमने यूज करिए, कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड काउंटर साइक्लिकल बफर। इंडिया के अंदर इंप्लीमेंटेशन कैसे हुई, अप्रैल 1 2013 से शुरू हुई थी और हमने क्या डिसाइड करा था कि अप्रैल 31 2019 तक हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। हाँ, अब देखो कि एक ट्रांजिशन फेज था कि 13 से लेके 19 तक 6 साल का एक पीरियड है। उस पीरियड के अंदर हम बेसल 2 से बेसल 3 पे मूव कर रहे हैं। सो हमने एक ये प्रोविजन लेके आए कि मार्च 31 2017 तक, जब तक बेसल 3 ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, हम कुछ गाइडलाइंस बेसल 2 की क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जब क्योंकि हमने अभी तक बेसल 3 है जो अच्छे तरीके से अडॉप्ट नहीं करा है, पूरे तरीके से अडॉप्ट नहीं करा है। ठीक है, सो अप्रोच टू इम्प्लीमेंटेशन क्या थी, सो जो हमारा बेसल 3 था वो भी 3 पिलर्स के ऊपर बेस्ड था। 3 पिलर्स कौन से फर्स्ट वन वाज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड सुपरविजरी रिव्यू, थर्ड वाज मार्केट डिसिप्लिन या जिसको पब्लिक डिस्क्लोजर हम कह सकते हैं। इसने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसे बेसल 2 के अंदर था सेम 3 अप्रोचेस दी गई, स्टैंडर्ड अप्रोच, फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग अप्रोच, एडवांस्ड रेटिंग बेस्ड अप्रोच। ऑपरेशनल रिस्क को मेजर करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, बेसिक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच एंड एडवांस मेजर अप्रोच। ओके, वही बैंक्स जो चाहते थे अपने हिसाब से मेथड अडॉप्ट कर सकते थे, जो भी उनके ऊपर अप्रोप्रिएट था, उनके ऊपर कोई भी मैंडेटरी चीज नहीं थी। सेम बेसल 2 के अंदर जो हमने डिस्कस करा वही। उसके बाद इफेक्टिव डेट वही कि हमने सोचा था अप्रैल 1 2013 से शुरू करके 31 मार्च 19 के अंदर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। बैंक्स की ऊपर क्या रिक्वायरमेंट थी कि बैंक्स को जो भी रेगुलेटरी लिमिट्स या जो भी मिनिमम स्पेसिफाइड लिमिट्स थी बेसल 3 के अंदर, उसको क्या करना था, अडेयर करना था, उसको फॉलो करना था। ट्रांजिशन फेज के अंदर हम बेसल 2 को क्या कर सकते थे, फॉलो कर सकते थे अप टू मार्च 31 2017, क्योंकि बेसल 3 अच्छी तरह से क्या हुआ था, इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो हमने अभी कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क बढ़ा, उसका स्कोप एंड एप्लीकेशन क्या है कि हम कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क किस किस पे लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं। तो ये 2 लेवल पे लग सकता है। फर्स्ट वन इज कंसोलिडेटेड लेवल, सेकंड इज स्टैंडअलोन। कंसोलिडेटेड मतलब ग्रुप सभी को इकट्ठा कर देना, स्टैंडअलोन सिर्फ एक सिंगल एंटिटी के ऊपर। तो जब हम ग्रुप पे लगा रहे हैं तो बेसिकली हमने क्या करना है, पूरे ग्रुप की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इकट्ठा कर देना है। बट इसके अंदर हमने वो सब्सिडरीज नहीं लेनी है, वो जॉइंट वेंचर सब्सिडरीज नहीं लेनी है जो या तो इंश्योरेंस के अंदर भी डील कर रहे हो या नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डील कर रहे हो। बेसिकली सभी एंटिटीज को हमने ग्रुप करना है एक्सेप्ट दोज एंटिटीज या जिनका बिजनेस या तो इंश्योरेंस का है या जिनका बिजनेस नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज का है। उसके अलावा जो भी हमारे पास एंटिटीज बच गई उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज को इकट्ठा करके उनकी कैपिटल स्ट्रेंथ और रिस्क प्रोफाइल के ऊपर हमने क्या निकालनी, कैपिटल एडिक्वेसी निकालनी। ठीक है, उसके अलावा किसी भी कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट या रेगुलेटरी इन्वेस्टमेंट जो कि इंश्योरेंस या नॉन फाइनेंशियल सब्सिडियरी में की गई है, उसको हमने क्या करना है, डिडक्ट करना है जब हम रेगुलेटरी कैपिटल किसके निकाल रहे होंगे, ग्रुप के निकाल रहे होंगे। सो हमने बेसिकली की इंश्योरेंस कंपनीज और नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज वाली कंपनीज को क्या करना है, डिडक्ट करना है। उसके बाद जो एसेट्स बचेंगी उनको कैपिटल स्ट्रेंथ और उनकी के रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही हम कैपिटल एडिक्वेसी मेजर्स को मेजर करने वाले हैं। उसके अलावा जो भी रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स हमने करनी है, वो रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स भी हम पढ़ने वाले क्या है, वो भी हमने जो हमारे पास कंसोलिडेटेड कॉमन इक्विटी टियर कैपिटल आएगी उसमें से वो करनी है। ठीक है, इन केस कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट के अंदर कोई शॉर्टफॉल है तो हमने क्या करना है, कॉमन इक्विटी कैपिटल में से उस चीज को क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। कंसोलिडेटेड ग्रुप लेवल रिक्वायरमेंट को शॉर्ट में पढ़ते हैं। क्या कहता है कि कैपिटल एडिक्वेसी निकालनी है। कैपिटल एडिक्वेसी किसकी निकलती है, एक एंटिटी की कितनी कैपिटल स्ट्रेंथ है और उसका कितना रिस्क प्रोफाइल है, उसके बेसिस पे हम उसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालते हैं। जब हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल रहे हैं तो जो ऐसी सब्सिडरीज, ऐसे जॉइंट वेंचर्स जो इंश्योरेंस बिजनेस या नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बिजनेस में है, हमें उनको इंक्लूड नहीं करना है, उसको क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना है। ऐसी एंटिटीज के अंदर कोई भी हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया या कोई रेगुलेटरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया तो हमने उसको भी क्या कर देना, डिडक्ट उसके बीच में से कर देना है।
ठीक है। जो हम इसको डिडक्ट करने के बाद जो भी हमारी कॉमन इक्विटी और कैपिटल आएगी, उसके अंदर से हमने क्या करना है, रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स करनी है। उसके बाद हमने कैपिटल एडिक्वेसी मेजर करनी है कितनी है। अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल हमें मिलता है तो हमने क्या करना है, जितना भी शॉर्टफॉल है वो कॉमन टियर इक्विटी वन कैपिटल के अंदर से क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। उसके बाद आता है स्टैंडअलोन लेवल रिक्वायरमेंट। जैसे ग्रुप की रिक्वायरमेंट थी, ग्रुप में हमने क्या किया था, एक एंटिटीज जिसको ग्रुप किया जा सकता था तो उनको एक ग्रुप बना के उसके ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट देखी थी। सोलो लेवल रिक्वायरमेंट में हम एक एंटिटी के ऊपर, एक बैंक के ऊपर, उस एक बैंक की ही कैपिटल स्ट्रेंथ और रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल एडिक्वेसी क्या करने वाले, देखने वाले। सो हमने क्या किया, एक बैंक लिया, उसकी जितनी भी कैपिटल थी, कैपिटल स्ट्रेंथ थी उसको लिया, और जितनी उसकी रिस्क प्रोफाइल थी उसको लिया और उसको इकट्ठा कर दिया। उसके बेसिस पे हमने क्या निकाली, कैपिटल एडिक्वेसी। तो जो भी हमारे पास कैपिटल आई उसके अंदर से क्या करनी है, सारी रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स करनी है। एंड सेम जैसे हमने ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज या ऐसी कंपनीज जो नॉन फाइनेंशियल में थी, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डील कर रही थी, उनको इंक्लूड नहीं करना, सेम हमने यहाँ भी उसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। उसके अलावा आफ्टर डिडक्शन जब हमने कैपिटल एडिक्वेसी को मेजर करा, इन केस कोई भी शॉर्टफॉल आता है तो हमने वो क्या करना है, कॉमन इक्विटी और वन कैपिटल में से रिड्यूस करना है, जस्ट सेम एज अबव। जैसे हमने ग्रुप के केस में करा था वैसे ही हमने इसके अंदर भी करना है। ठीक है। इसके अंदर एक और चीज क्या है कि जैसे हम जब ग्रुप कर रहे थे तो ग्रुप के अंदर तो हमने सब कुछ इकट्ठा कर दिया था। अब हमने यहाँ सिर्फ क्या करनी है, स्टैंडअलोन कैपिटल स्ट्रेंथ और रिस्क प्रोफाइल लेनी है। तो इसके अंदर जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि हमने सब्सिडरीज के अंदर करी है उसको भी हमने क्या करना है, डिडक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ एक ही एंटिटी को देखना है। अगर इसके अंदर हम सब्सिडरी वाली इन्वेस्टमेंट कवर कर देंगे तो ग्रुप का पार्ट बन गया। बट हम यहाँ किस कैपिटल रिक्वायरमेंट किसकी देख रहे हैं, सिर्फ सोलो लेवल के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है। सो ये कैपिटल एडिक्वेसी एट ग्रुप एंड एडिक्वेसी लेवल एग्जैक्ट सेम है जैसा हमने ऊपर पढ़ा, उसमें कुछ खासे चेंजेस नहीं है। सेम कैपिटल एडिक्वेसी एट सोलो लेवल ऑलमोस्ट सेम है, आप पढ़ के इसको कर सकते हो। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल, उसके अंदर सबसे पहले हम जनरल कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं कि बैंक्स को सबसे पहले जो हमने पिलर 1 के अंदर देखा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो पिलर 1 था उसके अंदर था कि उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या है कि बैंक्स को अपनी सीआरआर जिसकी फुल फॉर्म होती है कैपिटल टू रिस्क वेस्टेड एसेट रेशो, वो एटलीस्ट मिनिमम कितनी मेंटेन करके चलनी है, 9% उनको मेंटेन करके चलनी है। ठीक है। उसके बाद पिलर 1 क्या कहते हैं कि आपको अपनी सीआरआर कितनी करके चलनी है, एटलीस्ट 9% रख के चलनी है। ठीक है। अंडर पिलर 2 कहते हैं सुपरविजन वाला, अगर उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर आरबीआई को लगता है कि किसी बैंक को 9% से ज्यादा सीआरआर अपने रखनी चाहिए तो वो क्या कर सकता है, किसी स्पेसिफिक बैंक को उनके बेसिस पे एक हायर मिनिमम कैपिटल रेशो भी क्या करी जा सकती है, प्रेस्क्राइब करी जा सकती है। ठीक है। और अब जो बैंक है उसको बेसल 3 के अंदर कुछ रेशोज निकालनी होती हैं, बेसल 3 कैपिटल रेशोज निकालनी होती है। वो रेशोज कौन सी है, सबसे पहले रेशो इज कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल रेशो। कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल रेशो कैसे निकलती है, सबसे पहले जब हम रेशो निकाल रहे हैं इसके अंदर हम एक चीज समझते हैं, दैट इज रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स कैसे होती हैं, कितना रिस्क वेट दिया जाता है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल रहे हैं उनका हमने रिस्क निकालना है। रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क प्लस ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क प्लस ऑपरेशनल रिस्क को जब हम ऐड करते हैं दैट इज नोन एज टोटल रिस्क। तो हमने टोटल रिस्क के बेसिस पे जो है इन रेशियोज को कैलकुलेट करना है। तो जो सबसे पहली रेशो हुई कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल रेशो, इसके अंदर जो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, ऊपर रखेंगे दैट इज कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल रिस्क के। टोटल रिस्क निकलता कैसे, क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क प्लस ऑपरेशनल रिस्क। जब हम टियर 1 कैपिटल निकाल रहे होंगे तो उसके अंदर टियर 1 कैपिटल जो एलिजिबल टियर 1 कैपिटल है उसको लेंगे, डिवाइड उसको किससे कर देंगे, टोटल रिस्क से कर देंगे। जब हम टोटल कैपिटल निकाल रहे होंगे तो हम टोटल कैपिटल लेंगे, टोटल कैपिटल को किससे कर देंगे, टोटल रिस्क से डिवाइड कर देंगे। इसमें कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल क्या होती है, एलिजिबल टियर 1 कैपिटल क्या होती है और एलिजिबल टोटल कैपिटल क्या होती है, वो हम आगे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो हमने 3 रेशोज कैलकुलेट करनी है। 3 रेशोज कौन सी, फर्स्ट वन इज कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल रेशो, सेकंड इज टियर 1 कैपिटल रेशो, थर्ड इज टोटल कैपिटल रेशो जिसको हम सीआरआर भी बोलते हैं। ओके। सो आफ्टर कैलकुलेशन कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं कि आपको जो अपनी रेशो है वो एटलीस्ट इतने % तो मेंटेन करके ही चलनी है। सो सबसे पहले जो हमने कैलकुलेट करी थी कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशो, दैट इज कि कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल को डिवाइड कर देना टोटल रिस्क से, दैट शुड बी एटलीस्ट मिनिमम 5.5%। सेकंड, कैपिटल कंजर्वेशन बफर वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 2.5। ठीक है। मिनिमम कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशो प्लस कंजर्वेशन रिजर्व, इन दोनों को बेसिकली ऐड कर देना, दैट इज 8%। आपको मिनिमम क्या रखना है, उसको मेंटेन करके चलना है। एडिशनल टियर 1 कैपिटल ये मैक्सिमम है कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। एडिशनल टियर 1 कैपिटल दैट इज 1.5%, कि
इसके बाद अगर आप करोगे तो टीयर वन कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगी, एडिशनल टीयर वन कैपिटल का। ठीक है, तो हमारे पास जो मिनिमम टीयर वन कैपिटल रेशियो वो निकल के आएगी, दैट विल बी 7%। ये निकली कैसी है, 5.5% प्लस 1.5%, दैट विल बी 7%। ठीक है, उसके बाद टीयर टू कैपिटल, टीयर टू कैपिटल वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2%। ठीक है, एंड फिर मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो, टोटल कैपिटल रेशियो बेसिकली आपकी जो है मिनिमम टीयर वन कैपिटल रेशियो प्लस टीयर टू कैपिटल रेशियो, 7 + 2 दैट विल बी 9। ओके, एट्थ जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है दैट इज मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो हमारे पास जो मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो इज 9, जो कैपिटल बफर है दैट इज 2.5, टोटल हमारे पास हो गया 11.5। तो इसके अंदर कुछ ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो आपको मेंटेन, एक बैंक को मेंटेन करके चलनी है। उनमें क्या क्या है, कॉमन टीयर वन कैपिटल रेशियो कितनी होनी चाहिए, 5.5, कंजर्वेशन बफर रेशियो कितनी होनी चाहिए, 2.5। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 8, वो हमने मेंटेन करके चलना है। एडिशनल टीयर वन कैपिटल कितनी हो सकती है, 1.5। मिनिमम टीयर वन कैपिटल रेशियो कितनी होनी चाहिए, जो हमने मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल 5.5 प्लस 1.5 दैट विल बी 7%। टीयर वन कैपिटल का पार्ट वो बनेगी। टीयर टू कैपिटल मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2% टू द रिस्क वेटेड एसेट्स। ओके, उसके बाद जो मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो दैट इज टीयर वन कैपिटल रेशियो प्लस टीयर टू कैपिटल रेशियो वो होनी चाहिए 9%। और मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर वो कितना होना चाहिए, 11.5% मिनिमम क्या होना चाहिए आपके पास मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमने ऊपर टर्म्स डिस्कस करी, कॉमन इक्विटी कैपिटल, टीयर वन कैपिटल, हम उसको क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। सो एक बैंक की जो रेगुलेटरी कैपिटल होती है वो क्या होती है, बेसिकली जो हम कैटेगरीज पढ़ने वाला है, जब उन सबको इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, रेगुलेटरी कैपिटल बैंक की बन जाती है। तो सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट आता है दैट इज, दो कंपोनेंट्स में बेसिकली हम रेगुलेटरी कैपिटल को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज टीयर वन कैपिटल, सेकंड वन इज टीयर टू कैपिटल। सो टीयर वन कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं, टीयर वन कैपिटल में सबसे पहली एक चीज आती है कॉमन इक्विटी टीयर वन, कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल। कॉमन इक्विटी बेसिकली कि बैंक्स के जो शेयर जब बैंक ने इशू कर रखे हैं उसको बोलते हैं कॉमन शेयर्स। तो जो भी बैंक का जो शेयर इशू हुआ दैट इज नोन एज द कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल। जो कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल होती है बैंक की हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होती है। रीजन बीइंग, इसमें आपने क्या किया, शेयर इशू किया और पैसा लिया, कुछ हेरफेर के चांसेस ही नहीं है, जितने का शेयर था आपने इशू किया उतने एग्जैक्ट आपको पैसा मिल गया। सो जो बैंक का ये कंपोनेंट है वो क्या होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का होता है, और बैंक को जो सबसे फर्स्ट टाइम पैसा आता है वो इसी से जनरेट होता है। ठीक है, सेकंड इज एडिशनल टीयर वन कैपिटल। एडिशनल टीयर वन कैपिटल के अंदर दो चीजें आ सकती हैं। फर्स्ट वन इज परपेचुअल नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, सेकंड इज परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कभी मैच्योर नहीं होते, जो लाइफ टाइम के लिए चलते रहते हैं, इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ठीक है, अगर बैंक के द्वारा कोई परपेचुअल नॉन कम्युनिटी शेयर इशू किए गए हैं, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए गए हैं, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ एडिशनल टीयर वन कैपिटल ऑफ अ बैंक। ठीक है, उसके बाद टीयर टू कैपिटल। टीयर टू कैपिटल के अंदर क्या आते हैं, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स वो परपेचुअल, जो परपेचुअल होंगे वो तो टीयर वन में चले गए, बाकी जो परपेचुअल नहीं है दैट विल बी कवर्ड अंडर टीयर टू कैपिटल। ठीक है, उसके अलावा परपेचुअल कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर एडिशनल टीयर वन कैपिटल का पार्ट होते हैं। परपेचुअल कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर वो किसका पार्ट होते हैं, टीयर टू कैपिटल का पार्ट होते हैं। उसके बाद रिडीमेबल कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम होने वाले वो भी किसका पार्ट होते हैं, टीयर टू कैपिटल का पार्ट होते हैं। ठीक है, सो जब हम कैपिटल फंड की बात करेंगे तो हम उसके अंदर मेजरली किसकी बात कर रहे होते हैं, कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल की हम क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं जब हम प्रोडेंशियल नॉर्म में कैपिटल फंड की बात कर रहे होते हैं, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, सपोज एक कंपनी है, एक कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। ओके, होल्डिंग कंपनी बेसिकली जो सब्सिडरी कंपनी के अंदर शेयर होल्ड करती है। सपोज ये होल्डिंग कंपनी इस कंपनी के 50% शेयर होल्ड 80% शेयर होल्ड करती है। तो 80% शेयर होल्ड करने के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20% जो शेयर है वो कोई और एक्सटर्नल बंदा हायर कर रहा है या एक्सटर्नल पर्सन ओन कर रहे हैं। तो इस होल्डिंग कंपनी का इस सब्सिडरी के अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, 20%। ऐसा पार्ट जो वो एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के अंदर ओन नहीं करती उसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सो क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम ग्रुप के बेसिस पे कैपिटल एडिक्वेसी निकाल रहे हैं तो क्या हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बेसल 3 रेगुलेशंस क्या कहती है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आप तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आपके पास ये एश्योरेंस होगी कि इनकेस कोई लॉस होता है कंसोलिडेटेड लेवल पे तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो हमारे पास अवेलेबल होगा उस लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए। अगर ऐसी है हमारे पास कोई एश्योरेंस नहीं है तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज हो सकता है, रिकॉग्नाइज होगा तो वो हर लेवल पे होगा, ऑल कंपोनेंट्स में होगा, टीयर वन कैपिटल में भी, एडिशनल टीयर वन में भी और टीयर टू के अंदर भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बट उसकी कंडीशन वही है कि हमारे पास एश्योरेंस होनी चाहिए कि जब लॉसेस आएंगे
तो लॉसेस को अब्सॉर्ब करने के लिए हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होगा, अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट इज जो हम कह रहे थे कि टियर 1 कैपिटल, जब हम ग्रुप लेवल के ऊपर या ग्रुप सोलो लेवल के ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी को चेक करेंगे तो उसके अंदर हमने क्या करनी है, कुछ रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स करनी है, रेगुलेटरी डिडक्शंस करनी है। वो क्या क्या है हम वो देखने वाले हैं। इट इंक्लूड्स डिडक्शंस या एडजस्टमेंट्स फॉर गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स। कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स या गुडविल है उसको डिडक्ट करना, हमारी कोई डेफर्ड टैक्स एसेट है उसको डिडक्ट करना, कैश फ्लो हेज रिजर्व्स को डिडक्ट करना। कोई हमने सपोज प्रोविजन बनाई है, स्टॉक प्रोविजन बनाई है एक्सपेक्टेड लॉसेस की, अगर उसके अंदर कोई शॉर्टफॉल है कि जैसे हमें सपोज 100 की प्रोविजन बनानी थी बट प्रोविजन सिर्फ 80 की बनी हुई है, दैट मीन्स 20 का शॉर्टफॉल है, तो हमने शॉर्टफॉल को भी क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड कोई गेन हुआ है, हमने उसको एडजस्ट करना है, उसको कम कर देना है। कम्युलेटिव गेन एंड लॉसेस है, उसको हमने क्या करना है, लेस कर देना है। बैंक्स ने अपने ही शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखे जिसको ट्रेजरी स्टॉक बोलते हैं, उसको भी हमने क्या करना है, कैपिटल के अंदर से कैपिटल एडिक्वेसी काउंट करते वक्त क्या कर देना, उसको लेस कर देना। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बैंक की कैपिटल के अंदर या किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है, उसको भी हमने क्या करना है, डिडक्ट कर देना है। ठीक है, सो बैंक्स वो चाहें तो अदर बैंकिंग की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के और इंश्योरेंस एंटिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर क्या लगती है, लिमिट्स लगती हैं। बेसल 3 नॉर्म्स ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड की गई हैं, तो हम वो रिस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं कि वो क्या क्या है। ठीक है, अगर कोई कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए फॉर एग्जांपल, वो इश्यू किसने किए हैं, बैंकिंग किसी बैंकिंग ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या इंश्योरेंस एंटिटी ने। अगर कोई ऐसे एंटिटीज ने कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं एंड एक बैंक उनमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो अपने कैपिटल फंड का मोर देन 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा एक बैंक है, अगर वो बैंक है किसी और बैंक के इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो जिस बैंक के इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है कि उसको बोलते हैं इन्वेस्टी बैंक, तो इन्वेस्टी बैंक की कैपिटल का 5% से ज्यादा दूसरा बैंक क्या नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टी बैंक है, मतलब जिसके हम शेयर्स खरीद रहे हैं, उसकी जो कैपिटल है 10 करोड़ की है, मैं पुरानी एग्जांपल ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। 10 करोड़ का 5% हुआ 5 करोड़, तो जिस बैंक ने भी इस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना है वो 5 करोड़ से ज्यादा के शेयर क्या है अपने पास हेल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी कोई कंपनी जिसके अंदर शेयर इन एनी कंपनी वेदर एज प्लेज और मॉर्गेज और एब्सोल्यूट ओनर, बेसिकली कि किसी भी कंपनी के शेयर हैं, या तो हमने उनमें इन्वेस्टमेंट किया या उनके अगेंस्ट प्लेज करा है या मॉर्गेज दिया है, या हम उसके एब्सोल्यूट ओनर हैं, उसके ऊपर भी एक लिमिट लगती है। लिमिट क्या है कि वो जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल का 30% से ज्यादा हम नहीं होल्ड कर सकते, एंड अपनी कैपिटल प्लस रिजर्व्स का हम 30% से ज्यादा उसमें क्या कर सकते हैं, हेड नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमने कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल को लेना है, उसका 30% करना है, एंड हमने खुद की पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व का 30% करना है। दोनों में से जो वैल्यू कम आएगी उससे ज्यादा हम क्या है किसी कंपनी के अंदर क्या नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अगला हमारे पास है इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी कंपनी, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एंड अदर एक्सचेंजेस। अगर हमने ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके ऊपर क्या कैपिंग की गई है कि बैंक की जो पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व है उनको दोनों को ऐड करो, उसका 10% से ज्यादा आप क्या कर सकते, इस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एंगेज है, अगर उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके अंदर कैपिंग क्या है, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेनी है उसका 10%, एंड बैंक के खुद के पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व का 10%, दोनों में से जो वैल्यू लेस होगी हम उससे ज्यादा क्या इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी नॉन फाइनेंशियल कंपनी की जो कि एक्चुअली बेसिक होल्ड कौन कर रहा है, या कोई बैंक कर रहा है, या बैंक का कोई सब्सिडरी या बैंक का जॉइंट वेंचर या बैंक की कोई एसोसिएट एंटिटी कर रही है, या किसी म्यूचुअल फंड कोई म्यूचुअल फंड है वो होल्ड कर रहा है। तो हम इन्वेस्टिंग कंपनी का, जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का 20% से ज्यादा उसमें क्या नहीं कर सकते, इन्वेस्ट इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सब्सिडरी के अंदर या अदर एंटिटीज के अंदर जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज दे रही हैं, बट साथ साथ में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन एंटिटीज एंगेज इन नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज। तो जब हम कुछ इस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बैंक अपनी पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व का 20% से ज्यादा क्या नहीं कर सकता, इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो हम एक बार ओवरव्यू करते हैं कि कौन किस तरीके की इन्वेस्टमेंट है, उनमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कोई कैपिटल इंस्ट्रूमेंट करता है तो बैंक अपने कैपिटल फंड का 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सेकंड, अगर एक बैंक है वो बैंक के इक्विटी शेयर होल्ड करना चाहता है, तो जिस बैंक के इक्विटी शेयर होल्ड करना चाहता है
जिसको इन्वेस्टिंग बैंक बोलेंगे। इन्वेस्टिंग बैंक की 5% से ज्यादा इक्विटी कैपिटल एक दूसरा बैंक क्या नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उस कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, उस कंपनी के सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे, बैंक अपने खुद के पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व लेगा, दोनों में से जो लेस होगा उसका 30% से ज्यादा हम क्या नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हम कोई सब्सिडरी कंपनी में, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर या स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर, कोई अदर एक्सचेंजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैंक अपनी पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व का 10% से ज्यादा क्या नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अगर हम कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि एक नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रही है, उसके अंदर जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है हम उसका 10%, या जिस कंपनी की इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका पेड अप शेयर कैपिटल का 10%, और हम अपनी शेयर कैपिटल और रिजर्व का 10% ज्यादा क्या नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एनी नॉन फाइनेंशियल कंपनी, कोई ऐसी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है जिसको होल्ड कौन कर रहा है बेसिकली, या कोई बैंक कर रहा है, बैंक की कोई सब्सिडरी कर रही है, कोई म्यूचुअल फंड कर रहा है, तो उस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का 20% से ज्यादा हम क्या नहीं कर सकते, उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर कोई ऐसी सब्सिडरी है, ये कोई ऐसी एंटिटी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज भी दे रही है बट नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, तो हम बैंक अपनी पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व का 20% से ज्यादा क्या नहीं कर सकता, इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो जो अभी हमने ऊपर बोला कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन कौन आते हैं हम वो एक बार वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो म्यूचुअल फंड क्यों है, वेंचर कैपिटल किसकी भी हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट होती हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स या कोई भी फंड्स है वो पार्ट होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिसको एनबीएफसीज बोलते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। हमने यूनिट 2 के अंदर प्राइमरी डीलर्स के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी डीलर्स को भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ही पार्ट मानते हैं। उसके अलावा ऐसी कंपनी जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होती हैं। ठीक है। उसके अलावा एंटिटीज, कोई ऐसी एंटिटीज जो बैंकिंग अंडर द बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो भी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट मानी जाती हैं। उसके अलावा सीसीपी जो सेंट्रल काउंटर पार्टीज होती हैं वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट ही मानी जाती हैं। ठीक है। इसके अंदर एक चीज हो रहा है कि सपोज एक बैंकिंग सब्सिडरी है, बैंकिंग सब्सिडरी है तो मतलब उसका पेरेंट बैंक भी होगा। पेरेंट बैंक ने अपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कुछ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशू किए, तो अगर इन केस बैंकिंग सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी ने अपने पेरेंट कंपनी की रेगुलेटरी कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो उस टाइम पे जब हम कैपिटल एडिक्वेसी निकालेंगे सिर्फ एंटिटी की, उसकी सब्सिडरी की, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। रीजन बीइंग कि ये तो काइंड ऑफ यही होगा ना, तुमने अपना ही पैसा खुद अपने इंस्ट्रूमेंट्स में लगा दिया, तो इसको हमने क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक है दैट इज इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एंड एक्सपोजर। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन मतलब एक बैंक है, उसकी सब्सिडरीज मिला मिलू के उसका खुद का ग्रुप बन गया। लाइक एक बैंक है वो 3 या 4 सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लग गया, इंश्योरेंस की लग गया एक्सेट्रा, तो उनको मिला देंगे तो क्या बनता है, ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप में होने वाली जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर क्या गाइडलाइंस है, उसके लिए एक तो जो एक्सपोजर है, इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर है, उसके ऊपर प्रॉपर लिमिट लगाई गई है। एंड इन केस हम वो लिमिट से ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, तो जितना एक्सपोजर ज्यादा प्रोवाइड किया गया हम उसको क्या करेंगे, कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल के अंदर से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ओके। अगला टॉपिक इज ट्रेडिशनल ट्रांजिशनल अरेंजमेंट। ट्रांजिशनल वही कि हम बेसल 2 से बेसल 3 में मूव हो रहे थे, तो उसके अंदर हमने बेसिकली कुछ अरेंजमेंट्स किए कि किस किस तरीके से मूवमेंट्स किए जाएंगे। उसके लिए बेसिकली हमने क्या किया, फेजेस के अकॉर्डिंग हमने जो अपनी रेशियोज थी उसको डिवाइड कर दिया कि इस फेज तक इतनी रेशियो होनी चाहिए, इस फेज तक इतनी, इस फेज तक इतनी। वो आप एक बार पढ़ के ओवरव्यू ले सकते हैं। ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक है दैट इज कैपिटल चार्ज फॉर द क्रेडिट रिस्क। कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क में बेसिकली जब हम क्रेडिट रिस्क मेजर करना है, उसके लिए उसको किस तरीके से मेजर करना है, कितना रिस्क वेट देना है, हम इसके अंदर वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। रिस्क वेट बेसिकली किस तरीके से दिया जा सकता है, तो कुछ क्रेडिट एजेंसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल क्रिजाइल एक बहुत फेमस क्रेडिट एजेंसी है जो आरबीआई की तरफ आरबीआई के द्वारा अप्रूव होती है। वो बेसिकली क्या करती है, जो बोरोवर्स होते हैं उनको क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है, लाइक A+, A++, कि किस क्रेडिट रेटिंग का, किस क्राइटेरिया का बोरोवर है, उस रेटिंग के बेसिस पे क्या करते हैं बैंक रिस्क वेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोज होते हैं, तो रेगुलेटरी रिलेटेड पोर्टफोलियोज जो होते हैं उनको एक रिस्क वेट असाइन किया जाता है। रिस्क वेट असाइन कितना किया जाता है, 75%। तो रिस्क जो रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोज हैं उसके अंदर क्या क्या, उसको उनके अंदर कौन कौन आ सकता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज डिफाइंड है कि अगर कोई सपोज एक्सपोजर है वो इस
चारों कैटेगरीज 3 या 4 जो भी क्राइटेरियाज है उनको अगर सेटिस्फाई करता है, उनको फॉलो करता है, तो ही वो रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो का पार्ट बनेगा। एंड जो उसको रिस्क वेट दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 75% रिस्क वेट उसको दिया जाएगा। ठीक है। एंड इन एनी केस पिलर 2 के अंदर जब सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस होगा तो आरबीआई को अगर लगता है कि अगर कोई बोरोवर है वो चाहे चारों क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है, उसको रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए, रिस्क वेट 75% देना चाहिए, बट उन्हें लगता है कि देयर आर चांसेस कि इसका रिस्क ज्यादा हो, तो उसको जो रिस्क वेट है उससे स्टैंडर्ड से बढ़ा के भी दिया जा सकता है। कि सपोज अगर आरबीआई कहता है कि एक बोरोवर है, वो चाहे है इसी कैटेगरी का, बट उसको रिस्क वेट 100 असाइन करना है, तो उसको 100 वेट क्या है असाइन किया जा सकता है। ठीक है। तो 4 क्राइटेरियाज क्या हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया इज ओरिएंटेशन क्राइटेरिया। ओरिएंटेशन क्राइटेरिया इसकी बेसिकली एक्सपोजर दिया किसको गया। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर कौन कौन आएगा, अगर वो एक्सपोजर दिया गया किसी इंडिविजुअल पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन या पर्सन्स को, सेकंड या किसी स्मॉल बिजनेस को। पर्सन या पर्सन्स मतलब बेसिकली जो इंडिविजुअल्स हैं, हम जैसे लोग हैं, उसके अंदर एचयूएफ भी इंक्लूडेड होती है, या इंडिविजुअल्स के अलावा कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, ट्रस्ट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, बट वो स्मॉल बिजनेस है। स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, ऐसी एंटिटीज जिनकी जो पिछले 3 साल की टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है। अगर कोई ऐसी एंटिटीज है जिनकी टर्नओवर पिछले साल 50 करोड़ से कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल बिजनेस। तो कोई अगर एक्सपोजर किसी या तो इंडिविजुअल को दिया गया या कोई ऐसे बिजनेस को दिया गया जिसकी टर्नओवर पिछले 3 साल में 50 करोड़ से कम है, तो वो बेसिकली ओरिएंटेशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, वो रिटेल कैटेगरी का पार्ट बन सकता है। उसके ऊपर हम बाकी क्राइटेरियाज फिर चेक करेंगे। ठीक है। फिर प्रोडक्ट क्राइटेरिया में आता है कि उनको प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट दिया गया। तो उनको 3 प्रोडक्ट दिए जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिवॉल्विंग क्रेडिट एंड लाइंस ऑफ क्रेडिट, सेकंड टर्म लोन एंड लीजेस, एंड थर्ड वन इज स्मॉल बिजनेस फैसिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। इसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट दिया जाता है तो वो इस कैटेगरी से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। उसके बाद इस ग्रैनुलैरिटी क्राइटेरिया, इसके अंदर क्या आता है कि हमने अपना पोर्टफोलियो बेसिकली क्या कर रखा है, डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं कि जो भी हमारा ओवरऑल रिटेल पोर्टफोलियो है उसमें अगर 0.2% से ज्यादा किसी एक पर्सन को दिया जाता है, तो वो इस कैटेगरी से वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। एग्रीगेट एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, सारा एक्सपोजर जो 4 क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करता है, दैट इज द एग्रीगेट रिटेल एक्सपोजर। उसमें से अगर 0.2% से ज्यादा किसी एक काउंटर पार्टी के अंदर ग्रुप भी आ सकता है, इंडिविजुअल काउंटर पार्टी भी आ सकती है, अगर उसको दिया जाता है तो इस कैटेगरी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद लो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोजर, चाहे मान लो कि हमने क्या देखा, एक लोन दिया गया, इंडिविजुअल को दिया गया, ठीक है, उसने टर्म लोन ही लिया, ठीक है, उसका परसेंटेज निकल के आ रहा था वो 0.2% से भी कम था, तो उसने 3 क्राइटेरिया पास कर लिए, बट जो उसको लोन दिया गया वो दिया ही 10-15 करोड़ का दिया गया। तो वो लास्ट वाला जो क्राइटेरिया, दैट इज लो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोजर, की आपने जो क्राइटेरिया जो उनको एक्सपोजर देना है, जो उनको क्रेडिट देना है, उसकी लिमिट कितनी रखी गई है, 5 करोड़। ठीक है। तो अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा उनको किसी भी पर्सन को, चाहे वो पिछले 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करके आया है, लेकिन जो उसको क्रेडिट एक्सपोजर है वो 5 करोड़ से ज्यादा दिया गया, तो उसको हम रिटेल कैटेगरी के अंदर नहीं रखेंगे, उसको रिटेल कैटेगरी से बाहर कर देंगे। ओके। ठीक है। तो जब हम इसमें से कुछ चीजें दी गई हैं जो रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं बन सकती, चाहे वो चारों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दें। उनमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो एक्सपोजर, ऐसे कोई भी एक्सपोजर दिया गया हो बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, कि बैंक ने उनकी सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और वो रिटेल कैटेगरी से बाहर हो गया। सेकंड, मॉर्गेज लोन प्रोवाइड किए गए, मॉर्गेज लोन की जिसके अगेंस्ट कुछ भी गिरवी रखा गया, बट वो किस चीज के लिए कोलेट्रल क्या दी गई, या तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल रियल एस्टेट, क्योंकि इनके लिए अलग एक्सपोजर नॉर्म्स है, तो वो रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। 75% रिस्क वेट उनको नहीं दिया जाता। थर्ड, बैंक ने अगर अपने ही स्टाफ को कोई लोन दिया है एंड वो लोन फुली कवर्ड है बाय द सुपरनेशन बेनिफिट्स या मॉर्गेज ऑफ फ्लैट और हाउस, तो वो भी रिटेल कैटेगरी के अंदर नहीं आता, उसके लिए अलग से नॉर्म्स हमें दिए गए हैं। उसके अलावा कंज्यूमर क्रेडिट्स चाहे पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर इंक्लूड नहीं होता, वेंचर कैपिटल फंड्स भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, वो इस क्राइटेरिया से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। ठीक है। एक्सपोजर की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फंड्स और नॉन फंड बेस का टोटल, और हमने जो वैल्यू लेनी है वो सैंक्शन लिमिट आउटस्टैंडिंग दोनों में से जो हायर है वो हमने वैल्यू क्या करनी है, ले लेनी है। ठीक है। अब हमने यहाँ एक पढ़ा था कि कोई भी ऐसे मॉर्गेज लोन्स जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के द्वारा सिक्योर हो, उनको हमने रिटेल कैटेगरी अंदर नहीं लेना है, तो उनको किस तरीके से डील किया जाता है हम वो देखने वाले हैं। ठीक है। अगर तो सपोज कोई हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया गया किसी इंडिविजुअल को, वो डिपेंड किस पे करता है, एलटीवी रेशो। एलटीवी रेशो क्या होती है, लोन टू वैल्यू रेशो।
कि जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है उसके अगेंस्ट लोन कितना दिया गया, उन दोनों में की रेशो क्या है, उसके बेसिस के ऊपर प्रूडेंशियल नॉर्म्स लगते हैं, उसके बेसिस के ऊपर रिस्क वेट असाइन किया जाता है। ठीक है, अगर तो रिटेल हाउसिंग के लिए कोई लोन प्रोवाइड किया जाता है तो उसको तो हम रिस्क वेट क्या देते हैं, 75% का देते हैं। बट अगर कोई लोन जो प्रोवाइड किया जाता है वो कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए दिया जाता है तो उसका रिस्क वेट कितना होता है, 100% दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर और क्या है कि अगर तो कोई हाउस है जो रिस्ट्रक्चर किए गए हैं, कोई ऐसे हाउसिंग लोन थे जिनको रिस्ट्रक्चर किया गया था, तो उनका जो रिस्क वेट है वो एडिशनल 25% दिया जाता है। लाइक जैसे हमने देखा कि 75% रिटेल हाउसिंग के केस के अंदर रिस्क वेट दिया जाता है, लेकिन अगर उस लोन को रिस्ट्रक्चर किया गया तो एडिशनल 25% का रिस्क वेट उसको क्या किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। ओके, उसके बाद अगर इंटरमीडिएटरीज को कोई लोन प्रोवाइड किया गया फॉर द पर्पस ऑफ ऑन लैंडिंग, तो उसको उसको क्या है कि इट विल बी ट्रीटेड एज द क्लेम्स ऑन द कॉर्पोरेट्स, या उस क्लेम को रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो के अंदर भी इंक्लूड किया जा सकता है कि वो केस टू केस डिपेंड करता है। ऑन लैंडिंग बेसिकली क्या हुई, सपोज एक इंटरमीडिएटरी था, उसने बैंक से लोन लेके किसी इंडिविजुअल को पास कर दिया, तो बैंक ने तो लोन किसको दिया, इंटरमीडिएटरी को, बट एक्चुअल जो एक्सपोजर है वो किसकी तरफ है, हमारा जो भी पर्सन है। तो जो लोन का एक्सपोजर है वो किसकी तरफ कहा जा सकता है कि जो एक्चुअल रिटेल पर जो इंडिविजुअल था, तो उसको हम रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो के अंदर भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं जो बैक्ड बाय मॉर्गेज होती हैं, उसके अंदर क्या है, कुछ सिक्योरिटीज जो जिनके अगेंस्ट हाउसेस को मॉर्गेज किया जाता है, उन लोन्स को इकट्ठा किया जाता है, उनको सिक्योरिटीज की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उनको आगे मार्केट के अंदर इशू कर दिया जाता है। उन ऐसे सिक्योरिटीज को बोलते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। अगर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसके अंदर जो एक्सपोजर की रिस्क वेट लगते हैं वो सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर वाले लगते हैं, उस पर रियल एस्टेट वाले एक्सपोजर नॉर्म्स नहीं लगते हैं। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर है उसके ऊपर जो क्रेडिट वेट हम कितना देते हैं, 100% देते हैं। एंड अगर एमबीएस मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज हैं तो उसके अंदर जो एक्सपोजर लिमिट्स है वो कौन सी लगती हैं, गाइडलाइंस कौन सी लगती हैं, सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर की लगती हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं रिस्क वेट विद रिगार्ड्स टू एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर रिस्क वेट कितना दिया जाता है। ठीक है, एनपीएस के अंदर क्या होता है, अगर एक बैंक का एनपीए वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, एंड वो दोनों भी हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट सिक्योर्ड हो, कुछ पार्ट अनसिक्योर्ड हो। तो अगर जो भी एनपीए का अनसिक्योर्ड पोर्शन होगा, ठीक है, अगर उसकी जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट के 20% से कम है तो उसका जो रिस्क वेट होगा दैट विल बी 150%। अगर उसकी स्पेसिफिक जो प्रोविजन है वो एटलीस्ट 20% है तो उसका रिस्क वेट होगा 100%। एंड अगर उसकी जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो 50% होगी तो उसका रिस्क वेट कितना होगा, 50% होगा। ठीक है, ऐसे क्लेम्स जो कि सिक्योर्ड हैं बाय वे ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ऐसे एनपीएस जो बाय वे ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है, अगर उनकी जो प्रोविजन है वो लेस देन 20% है, उस केस में रिस्क वेट विल बी 100%। 20% से लेके 50% है तो 75%, 50% है तो 50%। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एनपीएस। उसके अंदर की लेवल ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन बेसिकली क्या होती है, ऑल फंडेड एनपीए एक्सपोजर ऑफ अ सिंगल काउंटर पार्टी शुड बी रेकन्ड इन द डिनोमिनेटर, कि जब भी हम स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे तो जितना भी एक्सपोजर है उसका एनपीए का वो हमने कैलकुलेट करना है। एंड ये नहीं कि अगर एक अकाउंट उसका बैंक में क्या रूल होता है, अगर एक अकाउंट एनपीए हो जाता है तो पूरा का पूरा बोरोवर को एनपीए बोला जाता है। ये नहीं कि सिर्फ एक फैसिलिटीज एनपीए होती है, पूरी की पूरा अकाउंट ही उसका एनपीए हो जाता है। तो जब हमने प्रोविजन चेक करनी है तो पूरे के पूरे अकाउंट को हमने कंसिडर करना है। ठीक है, अब बात आती है जो हमने डिस्कस करा सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ, ये हमने डिस्कस करा था अनसिक्योर्ड पोर्शन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ एनपीएस। सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ एनपीएस वो एनपीएस, सबसे पहले तो सिक्योर्ड पोर्शन बोलेंगे किसको, तो जो भी कोलेटरल रिस्क मिटिगेशन क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन पर्पसेस के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा उसी को हम सिक्योर बोलेंगे। उसके अलावा अगर कोई भी फॉर्म का कोलेटरल है, चाहे लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा, उनको हम सिक्योर्ड पोर्शन कैलकुलेट करते वक्त उसको हम सिक्योर्ड पोर्शन नहीं बोलेंगे और उसको सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ एनपीएस के अंदर काउंट नहीं करेंगे। बट कोई अगर ऐसा एनपीए है जो जो हमने अभी कहा कि जो हमने रिकॉग्नाइज नहीं करना है वो इन्हीं तरीकों से कोलेटरल में दिया गया है, तो उसके अंदर जो रिस्क वेट है वो क्या लेंगे, हम 100% का रिस्क वेट लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको हम दोबारा से रिपीट करते हैं। बेसिकली कि एनपीए के अंदर एक हमारे पास क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन पॉलिसी होती है, उसके अंदर कुछ कोलेटरल को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अगर वो उस तरह की कोलेटरल है अगेंस्ट एनपीए तो हम बोलेंगे कि वो सिक्योर्ड है। उस क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन के लिए कुछ कोलेटरल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। वो कौन सी एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीनरी, करंट एसेट्स एक्सेट्रा।
अब एक्चुअलिटी में क्या है कि वैसे तो एनपीए देखा जाए तो सिक्योर्ड है, क्योंकि उसके अगेंस्ट लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीनरी हमें दी गई है, बट क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन के पर्पस के लिए इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, और उस पोर्शन को भी एनपीए का क्या बोला जाता है, अनसिक्योर्ड बोला जाता है। बट जब हम रिस्क वेट निकाल रहे हैं तब हम क्या देखेंगे कि अगर कोई सिक्योरिटीज है, अगर कोई एनपीए है, उसके अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी दी गई है, तो उसका जो रिस्क वेट हम कितना लेंगे, 100% लेंगे। ठीक है, बस बट लैंड एंड बिल्डिंग है वो क्या हो, वैल्यूड बाय एन एक्सपर्ट वैल्यूअर होनी चाहिए, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो उसका जो हम रिस्क, ऐसी एनपीएस का हम रिस्क वेट क्या ले लेंगे, 100 रिस्क वेट ले लेंगे। ठीक है, उसके अलावा अदर स्पेसिफाइड कैटेगरीज, कुछ एक्सपोजर नॉर्म्स अलग एसेट्स के लिए भी हो सकते हैं, लाइक क्लेम जोन, वेंचर कैपिटल फंड्स, कंज्यूमर क्रेडिट्स लाइक क्रेडिट कार्ड, रिसीवेबल, लोन एटसेट्रा। इन सब के लिए अलग अलग से स्पेसिफिक रिस्क वेट जो है वो क्या किए गए हैं, प्रेस्क्राइब किए गए हैं। उसकी जो डिटेल है वो अनेक्शर नंबर 18 के अंदर दी गई है, वहां से आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर क्या होता है, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर के कारण इन टाइम ऑफ हाई वोलेटिलिटी काफी ज्यादा क्या हो सकता है, रिस्क उठ सकते हैं। तो इनको मिटिगेट करने के लिए जो रिस्क वेट है वो क्या है, अच्छे तरीके से अलग से क्या किए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ अदर एसेट्स की। अदर एसेट्स के अंदर हमने देखा था लोन एंड एडवांसेस जो बैंक ने खुद के स्टाफ को दिए हैं, उसको हम रिटेल कैटेगरी के अंदर नहीं लेते हैं, तो उसका रिस्क वेट किस तरीके से साइन करते हैं हम वो देख रहे हैं। ठीक है, अगर तो वो लोन है जो फुल्ली कवर्ड बाय सुपर एन्यूनेशन बेनिफिट्स या मॉर्गेज जो फ्लैट हाउस है, तो उसके अंदर जो रिस्क वेट है उसको वो हम कितना लेते हैं, 20% लेते हैं। ठीक है, अगर एलिजिबल कोलेटरल के अगेंस्ट दिया गया है, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जितनी एक्सटेंट हमारे पास है कोलेटरल का, उसमें से एडजस्ट करके उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर हमने रिस्क वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी लोन या एडवांसेस हैं जो रेगुलेटरी पोर्टफोलियो के अंदर जा सकता है, तो अगर रेगुलेटरी पोर्टफोलियो के अंदर तो जा ही सकता है, तो उसके अंदर तो रिस्क वेट हमने क्या ही लेना है, 75% ही लेना है। ओके, इसके अलावा कोई भी एसेट्स रहेगी जो उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो, उसका रिस्क वेट हम क्या लेंगे, 100% लेंगे, कि हम ये मानेंगे कि इसके ऊपर 100% का ही रिस्क है। तो अदर एसेट्स के केस में अगर बैंक ने अपने स्टाफ को लोन दिया है एंड वो जो लोन है वो 20 सुपर एन्यूनेशन फंड या मॉर्गेज जो फ्लैट हाउस है फुल्ली कवर्ड है, तो उसका रेट हम 20% लेंगे। अगर वो कोई ऐसी एसेट है जो रिटेल कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकती है, उसका जो रिस्क वेट हम कितना लेंगे, 75% लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स ऐसी आइटम्स जो बैलेंस शीट आइटम नहीं होती, मतलब बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती, बट हाँ उनका फाइनेंशियल इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसको हम 2 कैटेगरीज में बांट देते हैं। दैट फर्स्ट वन इज मार्केट रिलेटेड, सेकंड वन इज नॉन मार्केट रिलेटेड। कुछ ऑफ बैलेंस आइटम्स जो मार्केट जिनकी वैल्यू है, जिनका रिस्क है, वो किस पर डिपेंड करता है, मार्केट पे डिपेंड करता है, और कुछ ऐसे जिनका मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो जिनका तो मार्केट पे डिपेंड करता है, उसका हमने देखा था कि हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, सीसीएफ यूज करेंगे, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर, कि हम सबसे पहले जो नोशनल अमाउंट है उसको क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। लाइक हमने एक एग्जांपल ली थी 1 मिलियन और 2 टाइम्स की, तो हमने 2 मिलियन वैल्यू को सीसीएफ से मल्टीप्लाई करा था। ये उसी की बात कर रहा है कि आप अपनी नोशनल अमाउंट को क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और जो भी उसका स्पेसिफाइड क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद नॉन मार्केट रिलेटेड ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऐसी आइटम जो मार्केट से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर जब हम अपना निकालेंगे सीईए, दैट इज क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट, नॉन मार्केट रिलेटेड ऑफ शीट बैलेंस शीट आइटम्स के अंदर जो सीईए है वो हम किस बेसिस पे निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट बेसिस पे। कि हमने सपोज लाइक इसके अंदर बेसिकली आता है, सपोज डेरिवेटिव्स कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑफ मार्केट डील हो रहा है, उसके अंदर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं इतने, अगर मैंने ये काम नहीं करा, या सपोज मैंने परफॉर्मेंस गारंटी दी कि अगर सामने वाला पर्सन ये वर्क इतने दिन में पूरा नहीं करेगा तो बैंक कितने पैसे पे करेगा, दैट इज द परफॉर्मेंस गारंटी। उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट हुआ कि मुझे अमाउंट कितनी, सपोज मैंने कहा कि मैं 10 लाख पे करूंगा, तो जो मेरा रिस्क हुआ दैट विल बी 10 लाख, तो जो मेरी क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट होगी वो कितनी होगी, कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट दैट इज 10 लाख रुपीज। ठीक है, एंड इन केस देयर आर ट्रांजेक्शन विच इज डन विद नॉन बैंकिंग काउंटर पार्टीज, तो वो नॉन बैंकिंग काउंटर पार्टीज के साथ अगर या तो उनको गारंटी दी जाती है या किसी भी बिल को डिस्काउंट किया जाता है, तो वो जो क्लेम है वो बैंक पे माना जाता है। ठीक है, इस काउंटर गारंटीज के अंदर आता है काउंटर गारंटीज। फॉर एग्जांपल की परफॉर्मेंस गारंटी की बात लेते हैं, एक पर्सन था, उसने गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट लिया, उसने गवर्नमेंट को ये परफॉर्मेंस गारंटी दी कि मैं सपोज 2 सालों के अंदर एक ब्रिज रेडी करके दे दूंगा। बैंक उसके भी यहाँ पे गारंटी देता है कि अगर ये 2 साल तक ब्रिज रेडी नहीं करेगा तो बैंक कितना पैसा गवर्नमेंट को पे करेगा, दैट इज कि हमने क्या दी, काउंटर गारंटी दी। तो
इन दैट केस तो वो जो क्लेम है वो किस पे माना जाएगा, बैंक के ऊपर ही माना जाएगा। सेम इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटिंग एंड री डिस्काउंटिंग, कि आपने तो बिल डिस्काउंट करके दे दिया तो वो क्लेम किस पे माना गया, एट देन बैंक के ऊपर माना गया। ठीक है, उसके बाद हमने एक डिस्कस करा था आईपीसीस इरिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट, जो बैंक ऑन बिहाफ ऑफ म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंजेस को लिस्ट करता है। उसके अंदर जो सीसीएफ होता है, कन्वर्जन फैक्टर होता है, वो हम 100 लेते हैं एंड इसका जो रिस्क वेट है वो 125% हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बैंक्स की जो गारंटीज, बैंक गारंटीज होती हैं, हम उनको दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी में क्या होता है कि सामने वाले जो डायरेक्ट क्रेडिट सब्सिट्यूट्स होते हैं, कि आपने क्रेडिट ना लेके गारंटी ले ली, इसके अंदर जो बेसिक क्रेडिट डिपेंड करता है कि जो सामने वाली काउंटर पार्टी है जिसके साथ हमने डील करी है, कि क्या वो पैसा पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसके बेसिस पे जो गारंटी दी जाती है दैट इज नोन एज फाइनेंशियल गारंटी। जैसे कि गारंटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, गारंटी इन ल्यू ऑफ पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, गारंटी इन ल्यू ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंजेस, कि बेसिकली अगर सामने वाला पैसा नहीं दे पाएगा तो पैसा किसको देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। वो किसके अंदर किसका पार्ट बनते हैं, फाइनेंशियल गारंटी का पार्ट बनता है। सेकंड आते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि अगर एक पर्सन ने कुछ सर्टेन टास्क परफॉर्म कर दिया तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर वो सर्टेन टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, बैंक के ऊपर आ जाएगी। दैट इज नोन एज द परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी के केस में जो हमारा क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर है वो हम कितना लेते हैं, 50% लेते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स कौन कौन सी है, लाइक बिड बॉन्ड्स हो गए, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स हो गए, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटीज हो गई कि ये बंदा एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो बैंक उसको पैसा पे करेगा। सो एंड रिटेंशन मनी गारंटीज होगी एटसेट्रा। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ बैंक गारंटीज। ये किस चीज की पार्ट बनती है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स जो मार्केट से रिलेटेड नहीं है। अब जैसे लाइक गारंटीज ही हैं, गारंटीज बैलेंस शीट का डायरेक्ट पार्ट नहीं बनती क्योंकि लाइबिलिटी ही नहीं बता होती, बट हाँ उसको हम अलग से उसका डिस्क्लोजर देते हैं नोट्स में, कंटीजेंट लाइबिलिटीज की तरह नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर उसको डिस्क्लोज करते हैं। तो इसलिए हम इनको किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, वो बैलेंस शीट आइटम्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, आज का हम सेशन यही एंड करते हैं। आपको कोई डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।